छत्तीसगढ़ के लिए, हम सबके लिए केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस की ओर से आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय सोनिया जी और हमारे वरिष्ठ नेतागण, इनने छत्तीसगढ़ को एक पहचान और एक और मौका दिया है कि राष्ट्रीय स्तर पे भी भागीदारी निभाएं। व्यक्तिगत मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है और छत्तीसगढ़ के लिए मैं मानता हूं कि एक बड़े गर्व और पहचान का अवसर है। सर, वहाँ चुनौती किस तरह की होगी आपको लगता है, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी के लिए? आपके लिए तो कांग्रेस पार्टी के लिए किस तरह से चुनौती हमेशा जीतने की है और वर्तमान में तमिलनाडु में जहां 234 विधानसभा सीटें हैं उनमें डीएमके के साथ सरकार है। कांग्रेस गठबंधन की जूनियर पार्टनर है। अभी सिलसिला वही चलेगा कि गठबंधन मजबूत रहे, इंडिया अलायंस के अंतर्गत हम चुनाव लड़ें और तमिलनाडु में पुनः सरकार बनाएं। पौंडीचेरी में कांग्रेस वहाँ भी गठबंधन में है और अच्छी संभावनाएं हैं कि वहाँ भी सरकार कांग्रेस गठबंधन की आएगी। सर, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों को जिम्मेदारी दी गई है और खास करके आपके जिम्मेदारी को लेके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए कांग्रेस की तरफ से लाभ तो इनका कुछ नहीं हो पाएगा। अरुण साव का अब से थोड़ी देर पहले अरुण साव का इसमें व्यक्तिगत लाभ की कोई जिम्मेदारियां नहीं रहती। पता नहीं मेरे लिए कह रहे थे या किसके लिए कह रहे थे। जवाबदारी है, जिस संगठन में आदमी सदस्य है वो समय समय पर परिस्थिति अनुसार, व्यक्ति अनुसार जवाबदारियां देता है। इसके पहले भी जवाबदारियां मिली थी। उड़ीसा में भी काम करने का मौका मिला था, झारखंड में भी काम करने का मौका मिला था, त्रिपुरा में काम करने का मौका मिला था, राजस्थान में काम करने का मौका मिला था, अन्य राज्यों में पिछली बार महाराष्ट्र में काम करने का मौका मिला था। तो समय के हिसाब से पार्टी जवाबदारियां देती रहती है। एक और उस कड़ी में जवाबदारी पार्टी की तरफ से निभाने का मौका मिला। मैं इसको व्यक्तिगत कोई वैसी बात नहीं मानता, बड़ी जिम्मेदारी है। उसे कवर करना चैतन्य तो थे साहब, बाबा डिप्टी सीएम बने थे उसके 1 या 2 दिन बाद की ही बात है। ये भी खबर बार बार भारतीय जनता पार्टी भी है, आप मान रहे हैं इसे? भूपेश जी के पुत्र हैं तो राजनीति में तो थे ही, वो तो वहां का सब काम देखते ही थे, कॉन्स्टिट्यूंसी का भी देखते थे, बाकी काम भी देखते थे। तो मैं भी गया था एक बार, तो बिट्टू के साथ ही मेरा दौरा था। वही गाड़ी चला रहे थे, मैं उनके साथ बैठा हुआ था और हम लोग गए और उनके कॉन्स्टिट्यूंसी का मीटिंग करना था, तो बिट्टू ही साथ में थे। तो राजनीति में तो वो पहले से थे। बाकी आना चाहिए क्या राजनीति में? मौका उनको मिलता है राजनीति में आना, तो बहुत लोग आते हैं जिनकी स्वीकारोक्ति बनती। तो आपको किसी के आप पुत्र हैं, किसी के परिवार के सदस्य हैं, उसमें आपको अवसर मिल सकता है प्रवेश का। जगह बनाने के लिए लोगों के बीच में आपको स्वीकारोक्ति बनानी होती है। दोष सिद्ध नहीं हुआ है उसको भी आपने बंदी बना दिया, यानी सजा दे दी। कानून का बुनियाद क्या कहता है? हर व्यक्ति निर्दोष है जब तक दोष सिद्ध ना हो। दोष सिद्ध हो तो आप सजा दीजिए। आप जांच भी करिए, पड़ताल भी करिए। बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, छोटे से छोटा व्यक्ति हो, जो अपराध करता है, जांच करिए और दोष सिद्ध करिए और फिर सजा दीजिए। सर, ये इसमें ये भी कहा है, आपको इसके बारे में जानकारी है कि नहीं, इसमें एक विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। ऐसा चैट्स उसके वायरल हो रहे हैं कि जो बाबा को नहीं मानते वो ग्रुप को छोड़ दीजिए, अगर इस ग्रुप में रहना होगा तो बाबा को मानना होगा। इस तरीके की खबरें हैं। भाजपा उसमें कह रही है कि आपस में मनमुटाव है, लड़ाई है, बघेल समर्थक जो है वो इस ग्रुप से बाहर हट जाएं। मैं तो ऐसे कोई प्लान कर रहा है, बार बार ये खबरों में विचारों के आदान प्रदान को मैं तो स्वागत करता हूं कि ठीक है, जीवंतता दिखती है इसमें भी, चर्चाएं होनी चाहिए। और ग्रुप कल ही ये बात मेरी भी जानकारी में आई, तो मैंने पूछा कि भाई एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो पता चला मैं भी एक एडमिन हूँ। तो मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं भी उसमें एडमिन हूँ। तो अगर मैं एडमिन हूँ तो मैं तो चाहूंगा कि स्वच्छ विचार जो भी रख रहे हों उसमें मतंतर क्यों ना हो, उसके लिए जगह होनी चाहिए। जो उससे जुड़ना चाहें, कोई आपत्तिजनक कमेंट कर रहे हैं तो उनको आप हटा सकते हो। इसमें ये समर्थक वो समर्थक के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। पर
अश्लीलता का कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए, असभ्यता का कोई कोई जगह नहीं होनी चाहिए, आपत्तिजनक बयान जो सर, अप्रिय हैं। एक चैट था उसका, उसमें लिखा गया था कि जो बघेल समर्थक है वो इस ग्रुप से खुद ही रिमूव हो जाए, तो वो उसका आप समर्थन देखिए हटाया नहीं उन लोगों ने भी। अच्छा, बिट्टू छूट चुका है शराब घोटाले के मामले में, कब आप लेकर पूरा एक संग्राम महासंग्राम शुरू करना है? देश भर में बहुत सारे आयोजन होंगे, पूरे देश भर में इस तरफ से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि योजना तो वही है, योजना तो हम जो लाए हैं वो लगभग इसी तरह की योजना है, फिर आप क्यों इसमें राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि उनको अधिकार योजना दिख रहा है। मनरेगा एक अधिकार था, कोई योजना नहीं थी। योजना आज होती है, कल नहीं होती है। अधिकार निरंतर होता है। तो नागरिकों को अधिकार दिया गया था कि जब आपको काम की आवश्यकता हो, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, हम अगर झील की कोड़ी उठा के काम करना चाहें तो सरकार को हमको काम देना होगा। उस अधिकार को आपने हटा लिया, क्योंकि अब इस अधिकार को आपने परिवर्तित कर दिया एक मिशन में। राम जी का भी नाम आपने इसमें सम्मिलित कर लिया, जबकि भगवान राम का तो कहीं इसमें नाम में अस्तित्व ही नहीं है। ये छल देखिए कैसा है कि राम वो कह रहे हैं किस चीज को, रूरल आजीविका मिशन को। भगवान श्री राम योजना कहते, भगवान श्री राम मिशन कहते तो समझ में आता भगवान। यहां भी भगवान के साथ छल सा हो रहा है कि राम जी का तो नाम ही नहीं है योजना में, और जो अधिकार था उसको आपने ले लिया। आप कह रहे हैं कि हम 100 दिन की जगह 125 दिन तक काम दे सकते हैं, लेकिन आपके अधिकार स्वरूप नहीं। हमारे पास पैसा होगा तो हम देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। पहले ये था कि आपको देना होगा, और जो वनाधिकार पत्र धारक नागरिक हैं उनको तो 50 दिन का और 100 दिन का और अधिकार था। वो अधिकार आपने ले लिया। भाजपा वाले शायद यही नहीं समझ रहे हैं, या लोगों से फिर से सच्चाई को छुपाना चाहते हैं। जब कानून को योजना बना दी है। कानून को योजना बना दिया। आप लोगों आपको एक बड़ी नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, सशस्त्र नक्सलवाद तो खत्म हो जाएगा, ये फिर वो बोल रहे हैं, क्या कहना है? जी, वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और लगता है कि पहले से जो योजना इनने देखी होगी कि हाँ इस ओर हम बढ़ रहे हैं, तो उसका श्रेय लेना चाह रहे हैं। कार्रवाइयाँ हो रही हैं, श्रेय लेना चाह रहे हैं, और उनका दायित्व भी है। जिस तरह से नक्सलवाद पे ध्यान दे रहे हैं, उसी तरह से जो कहते हैं कि सीमा पार से लोग आ जा रहे हैं, बांग्लादेशी आ जा रहे हैं, अन्य लोग आ जा रहे हैं, उन पे भी नियंत्रण रखते हैं। यहाँ तो ध्यान दिया, कई सरकारों ने ध्यान दिया, वहाँ ध्यान नहीं देते हैं, वहाँ सिर्फ चुनाव के टाइम पे। से बार बार उनका स्वागत है। क्या लग रहा है, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा मार्च 2025 तक, जैसे दावा कर रहे हैं, क्या लग रहा है? उसमें जो लोग सरेंडर हुए हैं उन लोग का भी जो कहना है, यही कहना है कि हम तो अपनी विचारधारा पे कायम रहेंगे, और हम अपनी विचारधारा के अनुरूप काम करते रहेंगे, लोगों के बीच में काम करते रहेंगे। हथियार हम नहीं उठाएंगे। होना भी यही चाहिए कि हथियार यानी सभ्य समाज में जोर जबरदस्ती का, हिंसा का स्थान नहीं है। और उसके अलावा अगर आपकी कोई मानसिकता है, या कोई आपकी सोच है, या कोई आपकी नीति है, कोई आपकी विचारधारा है, उसके अनुरूप आप काम करो। तो जो सरेंडर करा रही है सरकार, वो तो खुद ही कबूल कर रही है कि नक्सलवाद रहेगा, हिंसक नहीं रहेगा। हिंसक होना भी नहीं चाहिए। ये मनरेगा को लेकर काफी राजनीति चल रही है, पेयजल पीने वगैरह। रायपुर शहर में भी वही लगभग स्थिति, कई जगह गंदा पानी आ रहा है, यहाँ पे भी कोई घटना घट सकती है, इस तरह की आशंका बनी हुई है। कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं नगर निगम प्रशासन। इसमें जो व्यवस्था है, जिसपे कई बार ध्यान नहीं दिया जाता है, हर हफ्ते पानी का सैंपल मितानिन कलेक्ट करती हैं, करना चाहिए उनको हर हफ्ते। और हर हफ्ते पूरे शहर के विभिन्न भागों से अगर पानी का सैंपल आप लेते रहोगे, तो कहीं कभी कोई दूसरे स्रोत जल सप्लाई के पाइपलाइन में अगर जुड़ गया है, किसी कारण से जुड़ गया है, पाइपलाइन में लीकेज आ गया है, तो वो पकड़ में आता है। तो ये तंत्र को आपको निरंतर मजबूत करते रहना होगा कि सैंपल आपको लगातार लेते रहने होंगे। ये नहीं कि जब शिकायत आए तब, जब शिकायत आए तब तो बात बढ़ गई, कोई बीमार पड़ गया तब फिर आप उस तरफ ध्यान दे रहे हो। तो हर हफ्ते जो सैंपल होना चाहिए, ये एक अनिवार्यता है, लागू होनी चाहिए। अमित शाह फिर से आ रहे हैं और उनका वही है। के चलते कई लोगों को हटाया भी गया है। अभी हाल ही की घटना है सर, कल ही की बात है कि टंकराम वर्मा के भी वो एसडीपीए जो है हटा दिए गए हैं। इससे पहले अरुण साव वो के हटाए गए। ये सिलसिला एक चल पड़ा है। ये निगरानी होनी चाहिए।
जो काम करते हैं, चाहे ओएसडी के नाम पे, चाहे पीए के पीएस के नाम पे जितने लोग काम करते हैं, ये भी अधिकारी तंत्र का एक हिस्सा है। तो चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो पीए हो, चाहे पीएस हो या ओएसडी हो, ये भी उसी निगरानी के दायरे में आने चाहिए। और सभी ऐसे लोगों पे जो जनहित में काम नहीं कर रहे हैं या कहीं अनैतिक कार्यों की बात आ रही है, निरंतर निगरानी होनी चाहिए। और सर केवल हटाना नहीं। इन 2 सालों में अनैतिक कार्य हो रहे हैं, इसलिए कार्रवाई हो रही है। इसका मतलब तो यही है, अगर कोई गलती नहीं होती तो हटाते क्यों? कुछ गलत हो रहा होगा तभी तो हटा रहे हैं। सर कुछ एक है अंबिकापुर वाले हालात नजर आ रहे हैं। इस बीच में अभी हिंदू सम्मेलन आरएसएस संघ ने कराया पूरे प्रदेश भर में, फिर एक बड़ा विशाल समारोह युवा सम्मेलन कराने जा रही है 221 जगह पे। इसे किस तौर पे देखें, तब जबकि वो टकराव की स्थिति खत्म नहीं हो रही है, सनातन में वापसी, इन सब तमाम बातों को दूसरी तरफ अलग अलग सम्मेलनों से उन्हें कैसे वापस लाएं सब, और कानून बन नहीं पा रहा है, अब तक उसका मसौदा भी तैयार नहीं हो पाया है, विधानसभा में नहीं हो पाया। इसको अगर हम जोड़ के देखें तो किस तरह से आपको कानून तो है और सनातन भी है। और सनातन क्या है? क्या वासुदेवाय कुटुंबकम सभा सनातन की बुनियाद नहीं है? ये पूरा विश्व एक परिवार है। आप एक तरफ कहते हो हम सनातन को मानते हैं, सनातन क्या कहता है कि सत्य ही अनंत है। सनातन का आधार क्या है कि जो सत्य है वो ही सदा दिन के लिए है, वही तो सनातन है। और सनातन का हिस्सा वासुदेवाय कुटुंबकम है कि नहीं है? तो उसी के सिद्धांत का आप उल्लंघन करते हो, उसी को आप तोड़ना चाहते हो कि नहीं हम जो कहेंगे वही है, सत्य नहीं, हम जो कहेंगे वो सत्य है, जो सत्य है वो सर्वोपरि नहीं है। तो यही द्वंद्व है और उसमें वोट लेने की कोशिश, लोगों के मन में भावनाएं उत्पन्न करके किसी तरह से उनको जोड़ लो और चुनाव में जीत जाओ। तो उस चुनाव की प्रक्रिया में राजनीति की जो कई दुष्क्रियाएं भी होती हैं, उसमें जब भी आप धर्म जैसे पवित्र जीवन के पथ को लाने की कोशिश करोगे तो धर्म ही प्रभावित होगा, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि वो धर्म के सिद्धांत, सत्य के सिद्धांत पे आप नहीं चल रहे हो कि जो सत्य है उसको मानो, हम जो कह रहे हैं वो सत्य है उसको मानो। तो धर्म की बुनियाद को ही आप कमजोर करते हो। और जो हम देख रहे हैं वो यही पहल देख रहे हैं कि आदिवासी अंचल में भी जहाँ सनातन क्या है, उनकी जो धर्म की प्रक्रियाएं हैं, उनकी जो रीति हैं, उनकी जो रिवाज हैं, वो क्या है। बस्तर अंचल में वहाँ उनके देवों को पूजने की जो पद्धति है वो क्या है। वो मैं कल ही बस्तर के एक युवा साथी से बात कर रहा था और वो बता रही थी कि कैसे सनातन का नाम लेने वाले लोग हमारी जो पुरातन सभ्यता के बुनियादी आधार हैं, जब त्योहार होते हैं तो वो विशेष प्रकार के पेड़ों से देवी देवताओं के आकार को बना के और कई हफ्तों तक, महीनों तक जंगल में रह के उसको तैयार करते हैं और फिर देवी देवताओं को लाते हैं और उसकी पूजा अर्चना इत्यादि करते हैं। कई उनकी पद्धतियां हैं और उन्हीं क्षेत्रों को आप बड़े बड़े उद्योगों के नाम पे, उत्खनन के नाम पे नष्ट करते चले जा रहे हैं। वहां पर वो प्रकृति ही नहीं रह जाएगी, वहां पर वो पेड़ ही नहीं रह जाएंगे, तो किस सनातन की आप बात कर रहे हो। वहां आपका सनातन विकास के नाम पे वनों को काटना है, वहां कौन सा सनातन है। जब आप जंगलों में जाके और पर्यावरण का नाश कर रहे हो, क्या पर्यावरण सनातन का हिस्सा नहीं है? अकाट्य सत्य नहीं है कि उसकी सुरक्षा होनी चाहिए? सनातन क्या है? वो सत्य जो कभी मिटेगा नहीं, अनंत सत्य। तो पर्यावरण अनंत सत्य है कि नहीं? तो कहाँ क्या आपका सनातन? यहाँ तो आपको उपयोग करना है तो काटो जंगल, निकालो खनिज, चाहे वो कोयला हो, चाहे बॉक्साइट हो, चाहे आयरन ओर हो, वहां सनातन नहीं आएगा। ये तो सनातन है ना, सत्य ही तो सनातन है। वासुदेवाय कुटुंबकम ही तो सनातन है, उसको आप छोड़ रहे हो। सर ये दूसरा एक विषय है कि ये सब करके
बीजेपी करना क्या चाहती है या जो भी कर रहा है इसके पीछे है, जिसका भी हाथ है, वो करना क्या चाहता है आपको क्या लगता है? एक दबाव बनाना, इसके अलावा तो कुछ समझ में नहीं आता है। अगर आपके पास तंत्र है और वो तंत्र कुछ साबित नहीं कर पा रहा, वो साबित करने के पहले ही आप बंद कर दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि डरो हमसे। आप डराना चाह रहे हो, आप दबाना चाह रहे हो, तो इसके अलावा तो और कोई बात हो नहीं सकती कि कल के दिन किसी को भी किया जा सकता है। जब दोषी नहीं होने पर बंद किया जा सकता है, तो मेरे को आपको किसी को भी बंद किया जा सकता है, देश के किसी भी नागरिक को बंद किया जा सकता है। यही तो बुनियादी सिद्धांत है जिसका उल्लंघन हो रहा है। अगर धर्मांतरण को लेकर कई जगहों पर खासतौर पर कई महीने जेल में उन्हें जमानत मिली है, लेकिन बीजेपी के नेता जो है तंज कस रहे हैं, कवासी लखनऊ अभी भी जेल में है। ये जो पूरी प्रक्रिया है ईडी इत्यादि का उपयोग करके लोगों को दोष सिद्ध होने के पहले सजा देने की, ये पूरी प्रक्रिया ही अनैतिक है, एक तरह से कानून के दायरे के बाहर है और कभी होनी नहीं चाहिए। हम देश में ये मानते हैं कि कानून का जो बुनियादी सिद्धांत है कि हर व्यक्ति बेगुनाह है जब तक गुनहगार साबित नहीं होता, और व्यक्ति अभी जांच की प्रक्रिया के ही दरमियान है, अभी इंक्वायरी चल रही है, जांच चल रही है, और आपने सजा भी दे दी। जांच में अगर कोई तथ्य आते हैं, दोष सिद्ध होता है, तब तो सजा आगे बढ़ती है, और दोष नहीं सिद्ध होता है तो आप बरी हो जाते हैं, लेकिन उतना सजा काटने के बाद। तो ये जो कार्रवाइयाँ जिस तरीके से की जा रही हैं, ये न्याय के सिद्धांत के पूरी तरह विपरीत है। जो गलती करते हैं निश्चित रूप से उनको सजा होनी चाहिए, कानून के प्रावधानों के अनुसार सजा होनी चाहिए, लेकिन उसी कानून में जो निर्दोष के लिए व्यवस्था है वो भी लागू होनी चाहिए, उसको लांघा जा रहा है। वर्तमान जब से 2014 से केंद्र में सरकार आई है, इसका उपयोग कहीं ज़्यादा बढ़ गया, और ये दुर्भाग्यजनक है। वो चाहे कवासी जी के साथ हो, चाहे इसके पहले हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री जी के साथ हुआ हो, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के साथ हुआ हो, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जी के साथ हुआ हो, दिल्ली के अन्य मंत्रियों के साथ हुआ हो, अन्य व्यवसायियों के साथ हुआ हो, और बिट्टू भी उसी में शामिल होते हैं। देवेंद्र यादव को आज सिटिंग एमएलए हैं, उनको आपने जेल में बंदी रखा और छोड़ा, क्या साबित हुआ? कोई दोष सिद्ध नहीं हो रहा है, फिर भी आपने जेल कर दिया। जेल तो तब होनी चाहिए कि जब दोष साबित हो जाए। यहाँ दोष साबित होने के पहले ही जब तक जांच चल रही है, वो जांच के दरमियान आपने सजा दे दी। सजा सुनाई नहीं गई है, लेकिन आपने सजा दे दी, और बाद में लोग दोषमुक्त हो जाते हैं। ये बिल्कुल गलत परंपरा जड़ ले रही है हमारे देश में। इसको जितने जल्दी नकारा जाए और इससे जितने दूर हम हो जाए, उतना देश के लिए अच्छा है।